5,000 का रोकड़ यानी कैश सहित 75,000 की टोटल संपत्ति थी, टोटल असेट्स। नहीं 5,000 शामिल है इसी 75 में। हाँ पहले बात को सही से समझ लो। 1/4/2015 को 5,000 का रोकड़ था और कुल संपत्तियां 75 की थी ना, यानी 5 उसमें शामिल है, 70 और कुछ था। हाँ 70,000 की अदर असेट्स हो गई, 70,000 की अदर असेट्स प्लस कैश 5,000 का, ऐसे करके 75,000 की टोटल असेट्स हैं। फिर वो साझेदारों के पूंजी खाते ने 60,000 के शेष दर्शाए और बाकी संचय थे। साझेदार के खाते में 60,000 का शेष, यानी बीडी 60,000 की है, कैपिटल की बीडी 60,000 और बाकी का जनरल रिजर्व है। ठीक हो गया। यदि सामान्य लाभ की दर 10% हो और अधिलाभों के 4 वर्षों के क्रय पर सुपर प्रॉफिट का 4 वर्षों का फर्म की ख्याति 24,000 लगाई जाती है। गुडविल देखो, सुपर प्रॉफिट का 4 वर्षों का अगर हम निकालते हैं तो गुडविल 24,000 पाई जाती है। तो 24,000 बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 4 कर दूं तो सुपर प्रॉफिट यहां से निकाल लोगे, कितना होगा सुपर प्रॉफिट इसका? 24,000 बटे 4, यानी 6,000 का सुपर प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? 6,000 का क्या है, ये सुपर प्रॉफिट है। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, टोटल असेट्स जो होती है ना, ये सारी कैपिटल ही एम्प्लॉयड है, बस इसमें से गुडविल हटा दी जाती है। ठीक है, अगर गुडविल होती तो वो हटा देते हैं इसमें से। ठीक है, तो जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड पूरी 75,000 की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो होगी। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड एक्चुअली में क्या होती है, सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड को समझो, यहाँ पे समझो कैपिटल एम्प्लॉयड को। देखो ये बैलेंस शीट है, इसमें इधर आती है कैपिटल, यानी नंबर 1 जो होता है कैपिटल, नंबर 2 जो डेब्ट होता है, डेब्ट, और नंबर 3 करंट लायबिलिटी होती है ना। बस करंट लायबिलिटी को हटा दो, डेब्ट और कैपिटल दोनों मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इस कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? इस कैपिटल के अंदर देखो, कैपिटल के अंदर 3 चीजें आती हैं। एक तो कैपिटल खुद में आएगी जो 60,000 है, प्लस जनरल रिजर्व 15,000 का, जनरल रिजर्व 75,000। जनरल रिजर्व सामान्य संचय हुआ, हाँ, प्रॉफिट से कुछ बचा लिया जाता है, तो ये प्रॉफिट ही तो है एक्चुअली में, कमाया गया पैसा है और ये बिजनेस में ही इन्वेस्टेड होता है। नहीं, रिजर्व अलग अलग टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। अगर है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो ऐसा रिजर्व है जो वर्करों को कंपनसेट करने के लिए ही बनाया गया, उसका दूसरा कोई और यूज नहीं करोगे आप। तो वो भी कैपिटल के नीचे आएगा, वो रिजर्व अलग है, हाँ, वो है इन्हीं का हिस्सा। अगर नहीं बांटना पड़ा तो उसे तो पार्टनर ही खाएंगे ना, अगर नहीं देनी पड़ी, कोई लायबिलिटी नहीं होती है तो पार्टनर ही बांट खाएंगे उसको। बिल्कुल, सारे रिजर्व प्रॉफिट से ही रखे जाते हैं। तो जो ये ना वर्कमैन कंपनसेशन है, तो ये जो अगर वर्करों को चोट वोट आएगी तो उसका खर्चा होगा।
बिल्कुल, और कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होगा, वर्करों पे ही इसका इस्तेमाल करना है। अगर अगर भी बाई चांस नहीं आता है तो बच गया तो पैसा? तो पार्टनर बांट खाएंगे उसको, ओके ओके। उन्हीं के प्रॉफिट से तो बचाया हुआ है वो। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहां लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या हुआ सर? ये भी स्पेसिफिक होता है। मान के चलो आपने कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, इन्वेस्टमेंट असेट्स आईडी तो होती है, हाँ होती है। आपने मान के चलो 1 लाख की कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी थी कभी पहले, ओके। आज वो जो है 90,000 की रह गई है, तो ये 10,000 रुपया लॉस हो गया ना। जब भी इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस होता है तो केवल वही लॉस वहां से रिकवर करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, इन्वेस्टमेंट का लॉस केवल। हर साल ना 10,000 रुपए हम वर्कमैन कंपनसेशन के लिए बचा लेते हैं। 10,000 हर साल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए भी रखता हूं। ऐसा 5 साल से मैं करता आ रहा हूं, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 50,000 होगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी 50,000 होगा। अब मुझे पता चला कि लॉस हो गया मेरी इन्वेस्टमेंट पे 20,000 का, इसको मैं वर्कमैन कंपनसेशन से रिकवर नहीं करूंगा, इस इन्वेस्टमेंट का लॉस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ही रिकवर करूंगा। और सर तीन ही होते हैं रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और वर्कमैन कंपनसेशन। और एक और होता है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड करके ना, पार्टनर बांट के खा भी नहीं सकते हैं, वो पैसा एम्प्लॉइज का है। अच्छा है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लॉस हुआ तो रिकवर कर लो, अगर लॉस नहीं हुआ तो बांट के खा लो, क्योंकि तुमने ही जमा किया है वो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, काम आ गया तो अच्छी बात है, नहीं काम आया तो उसको भी बांट के खा लो। जनरल रिजर्व है, इस्तेमाल हुआ तो ठीक है, नहीं इस्तेमाल हुआ तो खा लो। पर ईपीएफ ऐसी चीज है जिसे आप खा नहीं सकते हो। हाँ, उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है बैलेंस शीट में। अगर वो कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो ठीक है कर लो, नहीं हो रहा है तो उसे बैलेंस शीट में शो रहने दो। क्या है, आपको इतना पता चल गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी 75,000 की है, क्योंकि डेप्ट तो है नहीं इस क्वेश्चन में, कोई सीएल भी नहीं है कोई, सारा का सारा ये फर्स्ट इक्विटी ही है, ये सारी की सारी इक्विटी ही है। तो इक्विटी तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 75,000। रेट ऑफ प्रॉफिट है 10%, यानी 75,000 का 10% हो गया 7500। तो सुपर प्रॉफिट आपका 6,000 का, और नॉर्मल जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट वो 7,500 का है। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, देखो एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक्चुअल प्रॉफिट भाई मैंने नॉर्मल प्रॉफिट जितना कमाया वो तो सभी कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें अगर कुछ सुपर प्रॉफिट और हो जाता है तो एक्चुअल प्रॉफिट बन जाएगा। यानी नॉर्मल प्रॉफिट हुआ तुम्हारा 7,500 का और सुपर प्रॉफिट हुआ 6,000 का, तो एवरेज प्रॉफिट 7 6 13 13,500 की एवरेज प्रॉफिट आई होगी। आंसर एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, जो मर्जी कह लो इसको। देखो एक बैलेंस शीट दिखाता हूं आपको। इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक रखा जनरल रिजर्व, चलो कैपिटल है, कुछ भी कैपिटल हो सकती है ये। इस कैपिटल में एक जनरल रिजर्व रखा है, मान के चलो 20,000 का, ठीक है। एक और रिजर्व है, उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR लिख देता हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मान लो 50,000 की है। और एक होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी मान लो 50,000 की है। एक लिख लो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, EPF,
इसमें मान के चलो 1 लाख रुपया है। चारों रिजर्व दिख गए आपको, चारों रिजर्व। हाँ सर। इसकी एडजस्टमेंट मैं यहाँ असेट साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, एडजस्टमेंट लिख रहा हूं। एडजस्टमेंट क्या है? पहली एडजस्टमेंट बोले वर्कमैन क्लेम हो गया, क्लेम 20,000 का, ठीक है। वर्कमैन को क्लेम देना है, 20,000 का क्लेम आ गया, लाइबिलिटी आ गई सिर पे जी। किसी वर्कर को चोटिल हो गया, उसको 20,000 का क्लेम आ गया है, ठीक है, देना है उसको। तो इसका इस्तेमाल कहां से होगा? WCR से होगा। ये बात समझ में? वर्कमैन क्लेम है ना? हाँ, वो क्लेम है, और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व। ओके, 50,000 का मतलब 20,000 का क्लेम आ गया। हाँ, इस 50,000 का मेरे पास रिजर्व था और 20,000 का आ गया क्लेम। ओके। क्या करूं? दूसरी बात सुनो, ये IFR की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, मैंने कभी इन्वेस्टमेंट ली थी, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की, और आज इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू रह गई है, वो मार्केट वैल्यू 90,000 रह गई है। तो लॉस बताओ, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 10,000। बिल्कुल 10,000। तो ये 10,000 का इस्तेमाल जो है ना, 10,000 की लाइबिलिटी किससे जाएगी? IFR से जाएगी, IFR से। आई बात समझ में? इन दोनों को ही समझ लो। इन दोनों में क्या करना है? सबसे पहला काम, मुझे वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम सेटल करता हूं, पहला काम, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? WCR का खाता बना लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का खाता। सर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ना? हाँ, रिजर्व ही है। ये क्या है? ये एक लाइबिलिटी है, असेट है, एक्सपेंस है, इनकम है। लायबिलिटी। BD किधर आएगी इसकी? इसकी पीटी आएगी, क्या कहते हैं कि क्रेडिट साइड। बिल्कुल। तो BD यहां डाल दूं 50,000 की। हाँ डाल दो मेरे को 50,000। क्लेम कितना है? 20,000। हाँ 20 है। और इसी से सेटल होना है। तो WCR देखो, इस साइड बढ़ेगा और इस साइड घटेगा ना? हाँ फिर जहाँ जहाँ प्लेस था वहाँ बढ़ता है ना? बढ़ेगा, उस साइड बढ़ेगा। तो ये 20,000 का क्लेम WCR को घटाएगा या बढ़ाएगा, इतना बताओ? नहीं घटाएगा ना? बिल्कुल। तो 20,000 को डालो यहां, लिखो इसको वर्कमैन्स क्लेम। अब इसका खाता बंद कर लो 50,000 का, 50,000 का। बचा जो ये 30,000 है ना, इसको क्या करूं? इसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दो इसको, 30,000 को। कर दो। मान के चलो A और B दो पार्टनर थे, और इनका रेशियो था तुम्हारा 3:2 का। तो कैपिटल अकाउंट जब मैं बनाऊंगा A और B का खाता, तो A और B के खाते में ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें उस साइड जाएगी ये ट्रांजैक्शन। तो 30,000 का 3/2 यानी 3/5 का 18,000 और 12,000। 18,000 इसको दे दो, 12,000 इसको दे दो। नाम लिख दो इसमें क्या? टू WCR, क्योंकि ये WCR के खाते से जा रहा है पैसा, ठीक है। और ये WCR का अकाउंट अब बताओ बंद हो गया या अभी खुला ही है? नहीं बंद हो गया, तो यहाँ आ गया ये। अब इसकी जो नई बैलेंस शीट बनाऊंगा उसमें WCR नहीं आएगा। तो किस नाम से आएगा? पार्टनर्स कैपिटल नाम से आएगा ही नहीं। मैंने यहाँ 50,000 BD कर ली, तो यहां से तो उठ गया, ये खत्म हो गया। 20,000 का क्लेम भी सेटल कर लिया, जो 30 बचे थे वो पार्टनरों को बांट भी दिया। अब कुछ CD है क्या जो बैलेंस शीट में दिखाऊं? नहीं सीडी तो है, नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाऊंगा। तो खत्म हो गया ये खाता। आई बात समझ में? ये हर चैप्टर में, पार्टनरशिप के एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब जगह होगा, ठीक है।
कहीं भी मिल सकता है, ट्रीटमेंट एक ही है, हर जगह ध्यान रखना। बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें पहले इधर क्रेडिट साइड पे कैपिटल की बीडी भी डालोगे, किसकी कितनी कैपिटल दिखाओ, कुछ रिवैल्यूएशन से भी प्रॉफिट आएगा वो भी डालो। जनरल रिजर्व का कुछ इस्तेमाल है नहीं, क्या करूं इसको बांट दो, कोई काम नहीं है, बांट दो, ठीक है। टू जनरल रिजर्व कह के इसको बांट दोगे, जनरल रिजर्व 20,000 को, 20,000 को आप 3 5 में बांट दो, 5 चक्को 20, 4 3 12, 12,000 और 8,000 में जनरल रिजर्व भी बढ़ गया। अब जनरल रिजर्व भी खत्म है। हाँ, ये पार्टनरों की सीडी निकालने के काम आएगा, फिर सीडी निकलेगी इन्हीं से, वो सीडी चली जाएगी बैलेंस शीट में सीधे। हाँ, बट के ही तो आएगी भाई सीडी, ए की अलग निकलेगी, बी की अलग निकलेगी, सीडी बटी बटाई निकलेगी सीडी तो। जैसे 18 और 20, 30 ए को दे दोगे बैलेंस शीट में। हाँ, और 20,000 बी को दे देंगे बैलेंस शीट में, उसकी कैपिटल में शो कर देंगे। यहाँ से जनरल रिजर्व भी खत्म, WCR भी खत्म। आई बात समझ में? अब तीसरा IFR को समझो, IFR को। IFR का क्या करूं? IFR का भी खाता बनाओ। हाँ, सेम केस, IFR सेम केस है, सब जगह सेम ट्रीटमेंट है। IFR रिजर्व है, BD इसकी इधर ही आएगी 50,000 की, और लॉस इन्वेस्टमेंट में 10,000 का हुआ है, तो लॉस 10,000 का यहां रिकवर करो। टू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000, तो बचा जो ये 40,000 है ना, ये जो 40,000 बचा, इस 40 को पार्टनरों में ट्रांसफर कर दो, और नाम क्या लिखोगे यहाँ? IFR। 40,000 को बांट दोगे 8 3 24,000 और 16,000, 24,000 और 16,000 में इसको बांट दोगे। हाँ, देखो वर्कमैन कंपनसेशन का मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको वैसे ही बताता हूँ। 2 केस होते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के। मान के हाँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में मिलेगा ये। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर मान के चलो 20,000 का रिजर्व है, और क्लेम आ गया जी, क्लेम आ गया 5,000 का। क्लेम कितने का आ गया? सर एक क्वेश्चन है ना मेरा। हाँ, अगर वर्कमैन कंपनसेशन है हमारा मतलब 20,000 का, और खर्च है, क्लेम आ गया 25,000 का। हाँ बिल्कुल, तो यही 2 केस बताने वाला हूं। पहला केस क्या है? WCR 20,000 है, और क्लेम 5,000 है, पहला केस। तो इसको WCR में कैसे शो करूं? इसको कुछ मत करो, BD यहां डालो 20,000 की, 5,000 को कर लो यहां से रिकवर टू क्लेम, बचा जो 15,000 है, इस 15,000 को पार्टनर्स में बांट दो यहां। बिल्कुल आपने समझा अभी इससे पहले। ठीक है, ये केस क्लियर है? दूसरा केस समझो जो तुम बता रहे हो। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ऐसा है, बोले वर्कमैन कंपनसेशन में 20,000 है और क्लेम आ गया 25,000 का। अब क्या करें? WCR खाता बनाओ, BD देखो कितनी है 20। जिस खाते में मेरा 20,000 पड़ा है, अगर किसी खाते में 20,000 पड़ा है, तो मैं उससे कितना का क्लेम सेटल कर सकता हूँ? 20 का कर सकता हूँ या 25 का कर सकता हूँ? पड़ा 20,000 है इसमें, बिल्कुल 20 का ही क्लेम होगा। तो 20 के क्लेम को तो यहां से सेटल कर दो टू क्लेम,
और ये खाता 20,000 का ये क्लोज भी हो गया, बंद हो इसका ये। बंद हो गया। इसकी सीडी बीडी कुछ नहीं निकली, कहीं ट्रांसफर नहीं करना है अब। तो 25,000 का क्लेम था, इसमें से 20,000 का तो सेटल हो चुका है। 25,000 में 20 का यहाँ सेटल हो गया ना, हाँ 5 का बच गया। इस 5 को क्या करूं, इस 5 को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो। कौन से अकाउंट में? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट होगा। हाँ वो जो नॉमिनल अकाउंट था उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डाल दो 5,000 को। और ये लॉस ही है, 5,000 का लॉस ही तो है। मान लो रिवैल्यूएशन में लॉस इस साइड आएगा, तो 5,000 मैंने यहां डाला टू क्लेम नाम से। ये 5,000 का देखो यहाँ लॉस भी तो हो जाएगा 5,000 का। इस 5,000 के लॉस को मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं डालूंगा। जनरल रिजर्व है ना, हम्म, अगर वहां भी खर्चा, मान लो खर्चा वहां ज्यादा आ जाता है, हाँ तो फिर भी तो एक प्रॉफिट से ही लेंगे। बिल्कुल, ये सारा सेम सेम ट्रीटमेंट है सबकी, बस ईपीएफ को अलग रखना, बाकी सब सेम है। चल गया कि WCR यहाँ इतना है, क्लेम इतना है, मुझे आता है सेटल करना, आता है नहीं आता है? आता है। तो मैं चुपचाप कुछ नहीं करना है, WCR का खाता बनाऊंगा, क्लेम जो सेटल हो रहा है कर गुर के, जहां मुझे डालनी है ट्रीटमेंट, मुझे ट्रीटमेंट पता होनी चाहिए कि इसको मैं कहां कहां ट्रीट करता हूं। तो अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम है, तुमने कहीं कुछ कर दिया उसका दूसरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कहीं ना कहीं। अब सुनो, हाँ हमारा पीएल में प्रॉफिट आता है ना, हाँ नेट प्रॉफिट, हाँ, वो हम कैपिटल में जोड़ते हैं ना। कैपिटल में जोड़ते हैं, और जब वहां से खत्म करने की बात आए तो पार्टनर्स को बांट दो। अगर वहां नहीं छोड़ना है तो पार्टनरों में बांट दो। मतलब अगर मैं पीएल यहां दिखा रखा है ना कुछ, उस पीएल को अगर मैं बांट देता हूं पार्टनरों में, तो नई जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये पीएल नहीं दिखेगा। एक बार आप बना लो सर, पीएल मान लो कि नेट प्रॉफिट मान लो कि 20,000 का आ गया। सुनो मैं आपको बताऊं, देखो ये मान लो ये कैपिटल थी, कैपिटल थी, मान लो 50,000 की। ए और बी की कैपिटल रख देता हूं मैं। इसकी मान लो 1 लाख थी और इसकी 50,000 थी, तो 1.5 लाख की टोटल कैपिटल थी। ए और बी का जो रेशियो है ना वो आपका 3:2 का रेशियो है, 3:2 का, ठीक है। प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का। अब देखो मेरी इसकी ट्रीटमेंट समझना, अभी मेरी कैपिटल कितने की दिख रही है? 1.5 लाख की। अब देखो मैं जब कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा ना, तो ए और बी दोनों के खाते में क्रेडिट साइड, ये ए का खाता और ये बी का खाता, क्रेडिट साइड बीडी करूं नहीं करूं 1 लाख की और 50,000 की? करी। दूसरा काम, अब इस पीएल को 1 लाख को यहां बांट दूं, बांट दो 1 लाख को भाई 3:2 में, तो कितना आएगा? 60,000 और 40,000 आया। इसको क्या लिख दूं भाई? पीएल लिख देता हूं। खाता करो क्लोज, देखो कितना हुआ? 1,60,000 इसका हो गया और 90,000 इसका हो गया। यही इनकी सीडी भी आएगी, 1,60, 90, 1,60, 90। क्या ये 90-60 की सीडी हुई या नहीं हुई? सीडी है बिल्कुल। ठीक। नई जो बैलेंस शीट बनाऊंगा ना अब, उसमें कैपिटल डालता हूं मैं भाई, ए की हुई 1,60 और बी की हुई 90, तो टोटल कितनी हो गई? 2.5 लाख। ये उसमें शामिल हो गया। देखो अब अगर लॉस आता तो? लॉस आता तो लॉस इस साइड होता, लॉस को इधर बांटता, सीडी कम हो जाती, सीडी 1.5 की जगह 50 ही रह जाती, लॉस अगर 1 लाख होता।
मतलब दिखाना हमें किसी सूरत नहीं है, जो बांट दिया वो अब नहीं दिखेगा। तभी कहता हूं मैं कि आप लॉजिक से चलो, ट्रीटमेंट को समझो। किसी खाते को बना रहे हो, उसमें सीडी आ गई तो बैलेंस शीट में दिखाओ, सीडी नहीं आई तो चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, इतना इतना मतलब ट्रीटमेंट को समझ के चलना।